हेलो फ्रेंड्स, करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़े थे या जाने थे विद्युत के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में, वोल्टेज यानी विभव के बारे में, विभवांतर के बारे में, करंट के बारे में। उसके बाद हम जाने थे जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ओम के नियम पे, यानी हमारा ओम का नियम जो होता है वह क्या होता है। तो चलिए देखते हैं ओम के नियम को। तो नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी अगर किसी कंडक्टर से करंट आई फ्लो हो रही है तो उनके दो सिरों के बीच का जो वोल्टेज होगा भी, वह क्या होगा, उसके धारा के समानुपाती होगा। यानी भी समानुपाती होगा आई का। तो यहाँ जब हम समानुपाती साइन को हटाते हैं तो यहाँ हमारा भी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आर आई। यहाँ हमारा आर जो है, आर एक क्या है, नियतांक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अब हम इस समीकरण को भी इक्वल्स टू आई आर लिख सकते हैं और यहाँ आर हमारा क्या हो जाता है, प्रतिरोध हो जाता है, रेजिस्टेंस हो जाता है। और जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस पे हम भी को लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम अगर आई को लेते हैं, तो क्या होता है कि इसका जो ग्राफ बनता है वो कॉन्स्टेंटली बनता है, यानी भी और आई के साथ लगातार बढ़ता जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं प्रतिरोध क्या होता है, यानी रेजिस्टेंस क्या होता है। प्रतिरोध को हम आर से लिखते हैं। तो प्रतिरोध एक ऐसा चीज होता है जो धारा का क्या करता है, विरोध करता है। यानी किसी पदार्थ द्वारा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का विरोध करने के गुण को हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और इसका एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, अब हम समझते हैं ओम की परिभाषा को। ठीक है, तो अतः यदि किसी चालक के छोर के बीच 1 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो उस चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। यानी 1 ओम इक्वल्स टू हो जाता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं, यानी इसको हम भी और ए के फॉर्म में लाते हैं, तो 1 ओम इक्वल टू हो जाता है 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। यानी ओम इक्वल्स टू वोल्ट पर एम्पियर, यानी वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ठीक है, अब हम जानते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता क्या होती है। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है कि किसी चालक के तार की एकांक लंबाई यानी प्रति इकाई लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले अनुप्रस्थ काट के प्रतिरोध को उस चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इससे हम रो से सूचित करते हैं या इसे रो द्वारा सूचित किया जाता है। इसे हम क्या बोल सकते हैं, रो बोल सकते हैं। ठीक है, इसका ऐसा मात्रक जो होता है वह क्या होता है, ओम मीटर होता है। अब हम देखते हैं चालकता क्या होती है। तो किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं और इसका एसआई मात्रक महो होता है। यानी अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या है, आर है, तो जब हम उसको व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे, तो हमें क्या मिलेगी, चालकता मिलेगी, यानी कंडक्टिविटी मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। यानी विशिष्ट चालकता जो होती है वह प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सुचालक या चालक क्या होती है। तो जिन पदार्थ से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, एग्जाम्पल चांदी, तांबा, एल्युमिनियम आदि। यानी चांदी, तांबा, एल्युमिनियम एक ऐसा पदार्थ है जिससे क्या होता है, विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सकती है या प्रवेश कर सकती है। उसे हम क्या बोलेंगे, सुचालक मटेरियल बोलेंगे। अब है अचालक या विद्युतरोधी। जिन पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उन्हें अचालक कहते हैं या विद्युतरोधी पदार्थ कहते हैं। यानी रबर, लकड़ी, प्लास्टिक आदि एक ऐसा मटेरियल है जिससे क्या होता है कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो वह हमारा अचालक या विद्युतरोधी मटेरियल या पदार्थ कहलाता है। अब हम देखते हैं जो प्रतिरोध जो होता है किसी भी चालक का, वह किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी आर जो होता है रेजिस्टेंस, वह समानुपाती होता है लेंथ का, यानी एल का। एल हमारा यहाँ पे लेंथ है। तो इसमें क्या होता है कि अगर लेंथ बढ़ेगा किसी भी कंडक्टर का तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा,
बढ़ेगा यानी इंक्रीज करेगा। अब दूसरा पॉइंट है चालक की मोटाई पर, यानी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना अधिक होगा, क्या होगा, जितना अधिक होगा, ये हमारा क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो किसी भी कंडक्टर का जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उतना कम होगा यानी डिक्रीज करेगा। और जितना ये कम होगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, उतना इसका रेजिस्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा यानी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं चालक की प्रकृति पे कैसे निर्भर करता है किसी भी चालक का प्रतिरोध। तो चालक का प्रतिरोध चालक की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, यानी चालक जिस मटेरियल का बना होता है उससे भी हम समझ सकते हैं कि उसकी प्रतिरोध क्या हो सकती है, कितना हो सकती है, कितना अधिक हो सकता है, कितना कम हो सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं चालक के ताप पर कैसे निर्भर करता है। तो ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, यानी अगर किसी भी पदार्थ को हम हॉट में यानी ज़्यादा टेम्परेचर में रखेंगे तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा यानी इंक्रीज करेगा। ठीक है, अब जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है कि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। तो जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है आर इक्वल्स टू रो अपॉन एल बाय ए। तो यही है हमारा, जब किसी भी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है तो जब हम उसका व्यंजक निकालते हैं तो हमें यह प्राप्त होता है। यहाँ रो जो है सो हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि यदि किसी चालक तार से 3 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है और उसका प्रतिरोध 5 ओम है तो उसका विभवांतर कितना होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि हमारा आई जो है कितना है, 3 एम्पियर है और आर कितना है, 5 ओम है। तो ओम के नियम से हम जानते हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। तो यहाँ हम आई का मान रखेंगे और यहाँ आर का मान रखेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 15 एम्पियर ओम यानी 15 वोल्ट। तो V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट। एक और क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, यानी कोई विद्युत बल्ब है उसका जो तंतु होता है, फिलामेंट्स होता है, उसका प्रतिरोध कितना है, 1200 ओम है। तो यह बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। यहाँ V इक्वल टू क्या है, 220 वोल्ट और R इक्वल टू कितना है, 1200 ओम। तो जब हम ओम का नियम लगाते हैं तो ओम का नियम हमारा क्या हो जाता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, V अपॉन आर, यानी हम टोटल वोल्टेज में क्या करेंगे, उसके रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, करंट प्राप्त होगा यानी I प्राप्त होगा एम्पियर में। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें जो प्रतिरोधकों के निकाय का प्रतिरोध क्या होता है, यानी किसी भी प्रतिरोधकों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है, आर इक्विवेलेंट, वह कैसे होता है, किस क्रम में। तो इसको हम दो विधियों से समझ सकते हैं। पहला है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरा है हमारा समांतर क्रम समूहन, जिसको हम पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्रेणी क्रम समूहन में कैसे होता है। तो यहाँ हम एक श्रेणी क्रम संयोजन बना रहे हैं 3 रेजिस्टेंस को लेके। तो यहाँ हमारा रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 है और इसको हम क्या कर रहे हैं, एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ दे रहे हैं और यहाँ पे एक एमीटर लगा दे रहे हैं करंट मेजर करने के लिए। तो यहाँ से जो I निकलेगा तो I हमारा क्या होता है, सीरीज में सेम रहता है यानी डिवाइड नहीं होता है श्रेणी क्रम में। जितना I क्या होगा, इसका होगा उतना ही इस रेजिस्टेंस का होगा, उतना ही इस रेजिस्टेंस का होगा। लेकिन वोल्टेज जो होता है हमारा वह सीरीज में क्या हो जाता है, श्रेणी में डिवाइड हो जाता है, यानी इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज अलग होगा, इसका वोल्टेज अलग होगा, इसका वोल्टेज क्या होगा, अलग होगा। तो
यहाँ v इक्वल्स टू हमें क्या मिल रहा है, v इक्वल्स टू मिल रहा है v1 प्लस v2 प्लस v3। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में वोल्टेज जो होता है हमारा टोटल वोल्टेज वह डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ I हमारा क्या है, सेम है हर रेजिस्टेंस के लिए। तो यहाँ v1 इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा IR1, v2 इक्वल्स टू हो जाएगा IR2 और v3 इक्वल्स टू हो जाएगा IR3। अब हम यहाँ ओम के नियम से जानते हैं जो v इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, IR होता है। तो यहाँ हम v के बदले क्या ले रहे हैं, IR ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ हम क्या कर रहे हैं, इन सब में हमें क्या कॉमन दिख रही है, I कॉमन दिख रही है। ठीक है, जब इन सब में I कॉमन दिख रही है तो हम क्या करते हैं कि इसमें I कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि I और I कैंसिल हो जाता है और हमें R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू प्राप्त होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या होता है कि श्रेणी क्रम में जब हम अलग अलग रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो टोटल रेजिस्टेंस के योग के बराबर होता है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा क्या है, समांतर क्रम संयोजन है यानी पार्श्व क्रम समूहन। तो इसमें हम देखते हैं कि हम तीन अलग अलग रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 को क्या करते हैं, एक साथ पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं और इन दो पॉइंट्स को क्या करते हैं, हम एक वोल्टेज सोर्स से जोड़ देते हैं। तो वोल्टेज सोर्स से जोड़ने के बाद यहाँ हम क्या करते हैं, एक आमीटर लगाते हैं और यहाँ आमीटर क्या करता है, हमारा करंट मेजर करता है यानी I को मेजर करता है। और यहाँ हम क्या करते हैं, वोल्टेज यानी वोल्ट मीटर लगा देते हैं। वोल्ट मीटर क्या करता है, हमारा किसी भी सर्किट का वोल्टेज मेजर करता है। तो अब इसमें क्या होता है कि करंट डिवाइड हो जाता है, यानी करंट जो हमारा टोटल करंट होता है वह यहाँ तीन पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, I1, I2 और I3 में। लेकिन इसमें क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, टोटल वोल्टेज जो होता है सबका क्या होता है, सेम होता है। जितना इसका R1 का होगा उतना R2 का होगा, उतना ही R3 का होगा। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा करंट क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, यानी I क्या हो रहा है, I1 प्लस I2 प्लस I3 में बट रहा है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1 ले लेते हैं। ओम के नियम से क्या होता है कि I इक्वल्स टू क्या हो जाता है, V अपॉन R। तो इसीलिए यहाँ I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1 हो जाएगा, प्लस I2 इक्वल्स टू हो जाएगा V2 अपॉन R2 और I3 इक्वल्स टू हो जाएगा V अपॉन R3। अब यहाँ ओम के नियम से V इक्वल्स टू IR होता है, तो I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। तो इस I के बदले में हम V अपॉन R ले लेंगे। अब हम क्या करते हैं कि इसमें हम V कॉमन ले लेते हैं और इसमें भी V कॉमन ले लेते हैं। तो ये दोनों बराबर के एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये दोनों वोल्टेज क्या होगा, आपस में कट जाएगा। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो इसमें क्या होता है कि जब हम समांतर क्रम में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो इस मेथड से निकालेंगे। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि हम तीन रेजिस्टेंस ले रहे हैं, तीनों रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, श्रेणी में जोड़ दे रहे हैं। यानी ये 2 एम्पियर है, ये 3 एम्पियर है, ये हमारा 4 एम्पियर है। अब हम इसको क्या करते हैं, एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर देते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए। यहाँ हम टोटल वोल्टेज ले रहे हैं V और ये हमारा आमीटर हो गया करंट मेजर करने के लिए। तो इसमें जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा वह तीनों रेजिस्टेंस के योग के बराबर होगा, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, यानी 2 प्लस 3 प्लस 4 यानी 9 ओम हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव, यानी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव। तो इसमें क्या होता है कि किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं।
यानी इसमें क्या होता है कि यदि हम किसी कंडक्टर से करंट को प्रवाहित कराते हैं या विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसके आसपास क्या होता है, मतलब थोड़ा हीट उत्पन्न होने लगता है। तो इसी प्रभाव को हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो इसके अंतर्गत आता है हमारा जूल का नियम। तो जूल का पहला नियम देखते हैं। पहला क्या है, किसी चालक से धारा प्रवाहित होने पर उसमें उत्पन्न ऊष्मा उससे प्रवाहित धारा के वर्ग का समानुपाती होता है। यानी किसी कंडक्टर से जब हम अगर आई को फॉलो कराते हैं तो उसमें जो उत्पन्न हीट होता है एच, वह हमारा आई के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। जब हमारा क्या होगा, टाइम और रेजिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यानी टी एंड आर क्या होगा, अचर होगा। अब हम इसके दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट है किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। यानी जब किसी कंडक्टर से आई को फॉलो कराते हैं तो उसका जो एच होता है हीट, वह उसके रेजिस्टेंस का क्या होता है, समानुपाती होता है। जहाँ टाइम और करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक से धारा प्रवाह के समय के समानुपाती होता है। यानी जब हम किसी कंडक्टर से आई को फॉलो कराते हैं तो उसमें उत्पन्न हीट जो होता है वह उस टाइम के समानुपाती होता है जिस टाइम तक हम क्या करते हैं, उसमें आई को फॉलो कराते हैं किसी कंडक्टर में। तो जब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 और समीकरण 3 को इक्वेट करते हैं, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब हम आते हैं समीकरण 3 पे, ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। जब हम इन तीनों समीकरण को एक साथ लाते हैं तो हमें प्राप्त होता है एच ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो यही था हमारा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो यहाँ तक लगभग हमारा क्या है, यह यूनिट 3 जो है समाप्त हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, मतलब विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।